कैंसर के प्रकार बहुत सारे हैं, आप भी देख रहे हैं। कोई फोर्थ स्टेज में चला गया है, तो कैंसर का इलाज क्या संभव है इस वक्त, या परहेज करा जा सकता है, कैसे उसमें? स्टेज 4 डॉक्टर जब बात करते हैं तो अपने पेशेंट के डिजीज के स्टेटस के बारे में बात करते हैं। ये नहीं कि आज हमारा अंतिम 5वां स्टेज 6वां स्टेज नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम तो न शराब पीते हैं न तंबाकू खाते हैं, लेकिन हमें भी कैंसर हो गया। तो 90% खासतौर पे तंबाकू वाले कैंसर में ओरल कैंसर, लैरिंजियल कैंसर, लंग कैंसर, ये तंबाकू की वजह से ही है। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज की खास कार्यक्रम हेल्थ शो हेलो डॉक्टर साहब। आपको मालूम है कि लगातार हम हर सप्ताह एक कार्यक्रम लाते हैं, खास करके उन तमाम लोगों के लिए, अपने दर्शकों के लिए जो बीमारियों से कहीं ना कहीं जानकारी लेना चाहते हैं, जागरूक होना चाहते हैं। एक बड़ी जिम्मेवारी भी है ताकि बीमारियों से डरे नहीं बल्कि उसका सामना करें, और इसके लिए ज़रूरी है जागरूकता। आज हमारे साथ में जिस डॉक्टर साहब की हम चर्चा करेंगे, जिनके साथ बातचीत करेंगे और जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो अपने आप में गंभीर विषय है, क्योंकि भारत नहीं विश्व में करोड़ों लोग सालाना जो है उस बीमारी की चपेट में आते हैं। भारत में 14 लाख से अधिक लोग जो हैं इस बीमारी की चपेट में आते हैं, और ये बीमारी है कैंसर। कैंसर जैसी बीमारी जैसे ही नाम आता है लोग डरने लगते हैं कि क्या इसका कोई इलाज भी है, और सबसे बड़ी बात ये बीमारी कैसे होता है। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर प्रभात कुमार रैना सर। सीनियर कैंसर सर्जन हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कई बड़े हॉस्पिटल में पिछले 20 वर्षों का इनके पास अनुभव है। ये आपको दिल्ली इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं, और फिलहाल पिछले 12 वर्षों से राज हॉस्पिटल रांची में है, और इस वक्त हमारे साथ औरंगाबाद में केयर डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर में है। और सर हर महीने के 2 दिन जो है सैटरडे संडे को यहाँ पर समय देते हैं। सर स्वागत है बुलेट न्यूज में। धन्यवाद राज पाठक जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार रैना, आपके शो में आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ, इसके लिए धन्यवाद। सर दर्शकों का बहुत सवाल होता है अलग अलग विषय पर, और कमेंट के माध्यम से लोग कैंसर जैसी बीमारी पर चर्चा जरूर चाह रहे थे, और आप चूँकि एक बड़ा अनुभव आपके पास इस बीमारी से लेकर के भी है, आप देख भी रहे हैं, अलग अलग मरीजों को देख रहे हैं, तो हमने आपसे बातचीत करना चाहा। सर बड़ा सवाल ये है, कैंसर जैसी बीमारी एक उम्र को लेकर बच्चा भी उसके ग्रस्त में आ सकता है, बुजुर्ग भी आ सकता है, तो ये कैसे होता है, क्या लक्षण है इसके? सबसे पहले अगर इस पर बात करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँ, कैंसर भी एक अन्य बीमारी की तरह है। हम इसको बहुत बड़े बीमारी की तरह ना देखें, एक अन्य बीमारी की तरह देखें और उसको समझें और उसका इलाज करें। जी। जैसे आपने पूछा इसका लक्षण के बारे में, तो इसके लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि बीमारी शरीर के किस अंग से शुरू हुआ, उसके अनुसार उसका लक्षण होते हैं। जैसे ज़्यादातर लोगों को जो मुंह का कैंसर यहाँ पे कॉमनेस्ट होता है, तो मुंह में घाव होना, छाले पड़ना जो कि ठीक नहीं हो रहे हैं, वहाँ से ब्लड आना, मसूरों से ब्लड आना, ये या गले में गिल्टी होना, या आवाज़ में परिवर्तन होना, ये एक मुंह के कैंसर या गले के कैंसर के से लक्षण होते हैं। अगर मैं बात करूँ फेफड़े का कैंसर, लंग कैंसर के बारे में, तो खांसी जो कि 2-3 सप्ताह से ज़्यादा है और ठीक नहीं हो रहा है, या एक्सरे में या सीटी स्कैन जांच में कोई गांठ मिल रहा है खांसी के साथ, तो कैंसर की संभावना हो सकती है उसमें। अगर मैं लेडीज की बात करूं, सबसे कॉमनेस्ट कैंसर स्तन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर जी। तो उसमें किसी लेडीज को गांठ है या कोई डिस्चार्ज आ रहा हो, तो उस स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको निवारण करना हो कि वो कैंसर है या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लक्षण कैंसर के हैं और अगर किसी को हैं तो कैंसर है, लेकिन ये कैंसर हो सकता है। तो इसका कंफर्मेशन कैसे होगा? बिल्कुल नहीं, नॉर्मली जो जांच होता है, अक्सर देखते हैं कि बीमारी है, खांसी की आप बात कर रहे हैं, 2 सप्ताह से खांसी है, और लोग इसकी गंभीरता नहीं समझते हैं। तो अगर जनरली भी किसी को खांसी है, अगर उन्हें लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है, तो भी वो जांच करा सकते हैं कैंसर की। इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे पता चले कि हमें कैंसर का लक्षण शुरुआती है? हमने एक अच्छी शुरुआत की। कल के दिन 1 अगस्त को लंग कैंसर अवेयरनेस डे होता है पूरे विश्व में। 1 अगस्त को लंग कैंसर के अवेयरनेस के बारे में किया जाता है जी। खांसी, केवल खांसी, हर खांसी कैंसर नहीं है। बिल्कुल, नॉर्मल खांसी सर्दी जुकाम के बाद बहुत ही कॉमन है। 90% 95% खांसी उनकी वजह से ही है। लेकिन वो खांसी जो 3 सप्ताह से ऊपर हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, उसके साथ ब्लड आना,
और भी दूसरे कारण हो रहे हैं साथ में, या उसमें एक्सरे में कोई गांठ भी मिल रहा है सीटी स्कैन में, तब कैंसर की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो हर खांसी को कैंसर की तरह नहीं देखना है। वो खांसी जो 3-4 सप्ताह से ऊपर है, हाँ, और सबसे कॉमनेस्ट तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी है, जो कि इंडिया के इस पार्ट में भी बहुत ही कॉमन है, लेकिन उनके साथ भी कभी कभी कैंसर हो सकता है। अगर टीबी कंफर्म है, टीबी की दवा खाएं, उससे ठीक हो रहा है, अच्छी बात है। अगर उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तब एज ए डॉक्टर भी, हम लोगों को भी, एज ए मरीज, एज ए पब्लिक लोगों को भी सोचना चाहिए कैंसर हो सकता है और हम उसके अनुसार उसका इलाज करा सकते हैं। सर, प्रभात से सबसे ज़्यादा डर कैंसर नाम सुन के ही लोगों के बीच में है। जनरली व्यक्ति अगर कोई इस बीमारी को समझना चाहे कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं, नॉर्मली जांच तो आप देख ही रहे हैं, कैसे पता करें कि हमें ये लक्षण है नहीं है, बीमारी हो या जनरली भी कोई करा सकता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एज सच कोई कैंसर के लिए स्पेसिफिक टेस्ट नहीं कि मैं अपने पास जाऊं और कैंसर के लिए कहूँ मेरे पास कोई कैंसर है कि नहीं। कैंसर का जो जांच प्रक्रिया, जो टेस्ट हैं, वो उस ऑर्गेन, उस बीमारी, उस एज के हिसाब से होते हैं। ठीक। जैसे लेडीज में हम स्तन कैंसर के लिए मैमोग्राफी कराते हैं जी। सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर कराते हैं, जेंट्स में ओल्डर एज ग्रुप में पीएच से ब्लड टेस्ट कराते हैं, स्टूल में लैट्रिन में हम ब्लड का जांच कराते हैं कि कोलोन से कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, या मुंह का एग्जामिन करके देखते हैं। इस तरह से जांच हो सकता है। लेकिन हम ये कहें कि हम जाकर आज अपना टेस्ट कराएं, मुझे कोई कैंसर है कि नहीं है, इस तरह से कोई जांच, मतलब हम करा सकते, लेकिन ऐसी कोई जांच व्यवस्था नहीं है। क्योंकि हम जब किसी जांच की पब्लिक के लिए बात करते हैं तो उस जांच की बात करते हैं जिससे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, क्योंकि हम नॉर्मल लोगों की जांच की बात कर रहे हैं। हम एक मरीज की जांच की बात अलग है, एक नॉर्मल पर्सन की जांच की बात अलग है। तो किसी भी मरीज को इन लक्षणों के साथ है, तब उनको जरूर जांच करवानी चाहिए। सर, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मरीज कमेंट करते रहते हैं। सवाल ये होता है कि कैंसर के प्रकार बहुत सारे हैं, आप भी देख रहे हैं, कोई 4th स्टेज में चला गया है, तो कैंसर का इलाज क्या संभव है इस वक्त, या परहेज करा जा सकता है, कैसे उसका उपाय किया जा सकता है? उस इलाज से आने से पहले मैं कुछ चीज़ों के कैंसर के बारे में बताना चाहूँगा। स्टेज की बात करते हैं। स्टेज का सिंपल मतलब होता है कि जो कैंसर की बीमारी है, जो शरीर में कहीं भी स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुआ है, वो कितना बड़ा है। स्टेज 1 मतलब कि जहाँ से शुरू हुआ है, जिस अंग से शुरू हुआ, उस अंग में छोटा है। स्टेज 2 मतलब उसी अंग में लेकिन बड़ा है थोड़ा। स्टेज 3 मतलब वहाँ से फैल के लिम्फ नोड्स में गया है। स्टेज 4 का सिंपल मतलब होता है कि शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में गया है, दूसरे अंग को प्रभावित करता है। हाँ, अगर फेफड़े का कैंसर है, वहाँ से बीमारी शुरू होके लिवर में गया या बोन में गया, तो स्टेज 4 हो गया। स्टेज 4 का ये पता ही मतलब नहीं होता कि आज वो लास्ट दिन है। इसको, इस भ्रामि को मैं अभी बताना चाहता हूँ। स्टेज 4 डॉक्टर जब बात करते हैं तो अपने पेशेंट के डिजीज के स्टेटस के बारे में बात करते हैं, ये नहीं कि आज हमारा अंतिम दिन, 5वां स्टेज, 6th स्टेज नहीं होता है। स्टेज 4 का सिंपल मतलब है कि शरीर के एक अंग से बीमारी दूसरे अंग में गया है। अब रही बात इलाज, तो जैसे ही स्टेज से हम लोग स्टेजिंग इसलिए करते हैं जिसके अनुसार हम इलाज कर सकें और उनके बारे में मरीज को समझा सकें कि इनमें कितनी संभावना है ठीक होने की। स्टेज 1-2 में आजकल 70-80% लोग बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, ज़्यादातर कैंसर्स में। ज़्यादातर कैंसर में स्टेज 1 स्टेज 2 में समय पर सही इलाज करने से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। स्टेज 3-4 में ये सिचुएशन बदल जाता है। जैसे ही स्टेज 3-4 जाता है, वो ठीक होने की परसेंटेज बहुत कम होता चला जाता है। और फिर उस बीमारी पर निर्भर करता है कि कौन सा, कैसी बीमारी है, स्टेज 4 में कितने अंग में, एक ही अंग में है या कई जगह है। अगर किसी को स्टेज 4 में हर जगह बीमारी, ब्रेन में, लंग में, लिवर में, बोन्स में, सब जगह, तभी वो स्टेज 4 ही होगा। लेकिन उसकी सिचुएशन बदल गई। एक पर्सन जिसको कि एक लंग में है और एक बोन में है, वो भी स्टेज 4 है, लेकिन उनकी सिचुएशन डिफरेंट है। बिल्कुल। तो उस स्थिति में डॉक्टर्स जांच करके उस मरीज के बारे में, स्पेसिफिकली उसके बारे में बता सकते हैं कि भाई हम आपकी क्या इलाज है और क्या चांसेस हैं ठीक होने की, सर्वाइवल के। कई जांच सामने आती है, खासकर कैंसर में कीमोथेरेपी, क्या है सर ये कीमोथेरेपी, और क्या इसमें बाल झड़ने को लेकर के एक बात कही जाती है? ये अगर मैं इलाज की बात करूं, कैंसर के इलाज के बारे में, तो 3 तरीके मेथड हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। सर्जरी के बारे में सब जानते हैं, जो कि हम अफेक्टेड ऑर्गन को रिमूव करते हैं सर्जरी का, फिर उसको बॉडी से रिमूव करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि सारे फंक्शन मेंटेन हो सके। कीमोथेरेपी, एक मिनट, सर्जरी पे थोड़ा बात कर लेते हैं। आप बता रहे हैं कि अगर कोई अंग प्रभावित है उसको आप हटा देते हैं, तो क्या फिर आगे चांस होता है कि दोबारा से
वो अंग या उसके आसपास के अंग प्रभावित हो सके? अगर मैं टेक्निकल में बात करूँ तो कैंसर की सर्जरी नॉर्मल सर्जरी से डिफरेंट होती है। जी, तो हम सिर्फ उस अंग को नहीं निकालते हैं, उस उदाहरण के तौर पे बताइए। उदाहरण के तौर जैसे हमारे मुंह में किसी को जीभ में कैंसर है, जी, 2 सेंटीमीटर का जीभ में घाव है, जी, उसके बावजूद भी उसको हम गले में सर्जरी करते हैं। अच्छा, क्यों? ताकि वो क्योंकि हम बीमारी जो वहाँ से जीभ से शुरू होकर गले के लिम्फ नोड्स में जाती है, हुँ, तो उस एरिया में लिम्फ नोड्स में अगर बीमारी गई है या नहीं गई, उसके बावजूद भी हम उसको निकालते हैं, जिससे कि उसका प्रॉपर इलाज हो सके। क्योंकि बीमारी का फैलने का एक तरीका है, जी, कई बीमारी वहाँ से फैल के लिम्फ नोड्स में जाते हैं। हुँ, तो अगर किसी लेडीज को स्तन में गांठ है, तो हम लोग स्तन निकालते हैं, साथ साथ में आर्मपिट में, एक्जिला में भी ऑपरेट करके लिम्फ नोड्स को निकालते हैं, अच्छा, जिससे कि हम बीमारी को पूरा निकाल सकें, जहाँ कहीं भी कुछ कैंसर सेल्स गए हैं। हुँ, लेकिन हुँ, लेकिन हुँ, कैंसर इसीलिए खराब बीमारी में काउंट होता है कि इसके बावजूद भी जी, कुछ सेल्स उसको आगे क्रॉस करके जा सकते हैं, और 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 सालों के बाद फिर किसी बढ़ा दूसरे ऑर्गन में या वहीं पर फिर से आ सकते हैं। हुँ, ये इसलिए कैंसर बाकी दूसरी बीमारियों से भिन्न है और उसका इलाज है। कीमोथेरेपी पर चर्चा की। अब जब हमने सर्जरी की और हमको शक है कि बीमारी और भी कहीं कुछ सेल्स हो सकते हैं, जी, तो हम उसको खत्म करने चाहते हैं। तो उसके लिए क्या बीमारी कई जगह फैला है, तो हम कई जगह सर्जरी नहीं कर नहीं कर सकते हैं, सकते। तो हम लोग कीमोथेरेपी एक जनरल टर्म है, हुँ, जो कि कैंसर के अगेंस्ट काम करने वाले दवाइयों के बारे में बोलते हैं। हुँ, जैसे हम एंटीबायोटिक इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक देते हैं, बिल्कुल, टीबी के लिए दवा टीबी की दवा देते हैं, उसलिए कैंसर की दवाइयों को एक साथ हम लोग कीमोथेरेपी बोलते हैं। ज़्यादातर दवाइयाँ इंजेक्शन फॉर्म में होती हैं जो इंजेक्टेबल लगती हैं, लेकिन फिर भी कुछ दवाइयाँ टैबलेट फॉर्म में भी हैं जो कि लेते हैं। हुँ, तो कीमोथेरेपी का एक तरीका होता है जो कि हर एक वीक में या 2 वीक्स में या 3 वीक्स में पेशेंट की बीमारी, उनके स्टेज, उनके कंडीशन के हिसाब से हम लोग देते हैं। ठीक है। बाल झड़ना हुँ, एक किसी के लिए बहुत छोटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो हुँ, सकती है। जेंट्स के लिए आसान है, लेकिन लेडीज़ लोगों को कभी-कभी वो ज़्यादा बिल्कुल, आजकल कई तरीके भी हैं जिसमें स्काल्प कूलिंग सिस्टम, जिससे हम बाल झड़ने को रोक सकते हैं। अच्छा, लेकिन हम जिस बीमारी का इलाज कर रहे हैं, उस बीमारी के अपेक्षा में बाल झड़ने की जो समस्या है वो समस्या कम है वो बहुत छोटी है, और इलाज खत्म होने के बाद वापस से उतना ही बाल वापस आ जाता है, उसी तरीके से आ जाता है। तो ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, तो इसको ये मैं मतलब बहुत ही गंभीरता, परमानेंट नहीं है। लोगों बिल्कुल में ये जो मिथ बहुत ही है कि क्लियर है अगर हो कि ये गया परमानेंट लॉस नहीं है। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद वापस से नॉर्मल अपने हेयर बचा सकते हैं। तो ये सर जो बाल झड़ने की समस्या है, ये बीमारी की वजह से इलाज की वजह से होता है या फिर जनरली भी लोग करा लेते हैं ताकि कोई ये बीमारी में समस्या नहीं कि कैसे क्यों ये कराएगा? इलाज की कीमोथेरेपी में कुछ दवाइयाँ, सारी कीमोथेरेपी से नहीं, जी, कुछ कीमोथेरेपी में कुछ दवाइयों से हेयर लॉस होता है, हुँ, जो कि एक टेम्पररी साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि इलाज खत्म होने के बाद वापस नॉर्मल आ जाता है। ठीक है। रेडियो थेरेपी की आप बात कर रहे थे सर, तीसरा जो हाँ, जैसे इलाज तीसरा इलाज बताया हाँ, हमने, रेडियोथेरेपी एक रेडिएशन होता है, हाई बीम एक्सरेज देते हैं हम लोग अफेक्टेड एरिया में, ओरिजिनल एरिया में, जिससे कि कैंसर सेल्स एक सेल्स होते हैं जो कि रैपिडली प्रोग्रेस बढ़ते हैं। हुँ, तो उसमें उनके डिवीजन सिस्टम में रेडियोथेरेपी एक्सरे वर्क करते हैं और उनको किल करते हैं। हुँ। तो तीसरा मेथड रेडियोथेरेपी का है, जो कि हम लोग कैंसर के इलाज के लिए देते हैं। इसमें कई लोगों का सर समस्या सामने आता है, लोग कहते हैं कि खान-पान था, खाना-पीना खा रहे हैं, अचानक पता चलता है कि वो 4 स्टेज में चला गया। तो ये एक बड़ी समस्या सामने आ रही है, बहुत लोग इसको गंभीरता से नहीं ले पाते। आपने कहा कि कुछ न कुछ लक्षण होगा, तो क्या कोई स्पेसिफिक जाँच भी है जो मान लीजिए नॉर्मल डॉक्टर के पास गए, उन्होंने नहीं कराया, उन्हें नहीं लगा, लेकिन पता चल रहा है कि वो 4th स्टेज में बीमारी चला गया कैंसर का, उसके लिए जागरूकता के लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, ऐसा बहुत कम होता है कि बीमारी अचानक से 4th स्टेज में चला जाए। बीमारी प्रोग्रेस स्टेज 1 से 2 से 3 उसके बाद ही 4th में जाएगा। जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता जब बीमारी पहले दिन से स्टेज 4 में हो। बिल्कुल। हाँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमको बीमारी पता है स्टेज 4 में चलता है। जी, बिल्कुल। तो कुछ तो लक्षण शरीर ज़रूर देते हैं। हुँ। कहीं पर जैसे कोई सर गाँठ लक्षण में हो, क्या हो सकता है? अब कई बार होता है पैनक्रियाज़ कैंसर हो या हुँ, गॉल ब्लैडर कैंसर हो, हुँ, जो कि एडवांस स्टेज में पता चलते हैं, वो कि शरीर के अंदर है। जी, जो कैंसर बाहर की ओर, जैसे मुँह में कैंसर है, कोई भी गाँठ है, घाव है, वो तो तुरंत पता पता चल चल जाएगा। जाएगा, बिल्कुल। कोई उससे वंचित नहीं रह सकता कि हुँ, हमको मुँह में घाव है, हम नहीं, हाँ, आपने इलाज नहीं कराया, आप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, तब होगा ऐसा। तब बढ़ा अब किसी लेडीज़ को स्तन में गाँठ है, उनको पता चल जाएगा। जी, हाँ, उसके बावजूद भी आपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया या उसके इलाज के या समुचित जाँच नहीं इग्नोर कर करवाई, दिया, हाँ, इग्नोर किया, तब वो स्टेज 4 में जाएगा। ठीक है।
लेकिन अब लंग कैंसर और जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन के कैंसर है, खासतौर पे गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज, वो पहले स्टेज में कई बार कोई सिम्टम नहीं देते हैं। जी। वो उनके साथ ऐसा होता है क्योंकि उनके लिए क्या उपाय उनके है सर? हाँ, उनके लिए सच जानकारी के लिए आपको कोई तकलीफ हो उस तरह से रिलेटेड है, आप उसको सर्च करें तो आपको अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा। जी। लेकिन फिर भी कुछ कैंसर ऐसे हैं जो कि इनिशियली बहुत ही सिंपल, आपको पेट दर्द हो रहा है सर, हाँ, बैक में दर्द हो रहा है, लेकिन वो पैनक्रियाज में ट्यूमर है जो कि थर्ड स्टेज में। तो ये को जांच करना, हालांकि ये परसेंटेज बहुत कम है, तो स्वाति इसको इसके लिए सीटी स्कैन करना रिकमेंडेड नहीं है कि हम नॉर्मल पब्लिक में ये जांच कराएं। जांच हाँ, लेकिन जब कभी भी आपको नॉर्मल तकलीफ, छोटी तकलीफ भी हो, उसको भी हम अगर प्रॉपर तरीके से जांच कराएं तो हम उस समय ही पहुंच सकते हैं कि ये कारण, ये पेट दर्द नॉर्मल गैस्ट्राइटिस या किसी और चीज़ की वजह से ना होकर पैनक्रियाज या गॉल ब्लैडर के मास की वजह से है। बिल्कुल। तो हम किसी भी छोटी प्रॉब्लम को अगर इग्नोर करते हैं और वो गलती से अगर वो कैंसर है, तब वो थर्ड और फोर्थ स्टेज में मिलेगा। बिल्कुल। तो उससे बचने का तरीका है कि हम छोटे प्रॉब्लम को भी लाइटली न लें, हम उसको निष्कर्ष तक पहुंचे कि ये प्रॉब्लम छोटा है। सर सिगरेट का डब्बा है, उस पर लिखा रहता है कि ये हर सिगरेट, हर तंबाकू के डब्बे पर लिखा हुआ है कि ये है, तो जो खा रहा है उसको कि कैंसर होगा ज़्यादा चांस है। क्योंकि इसके आगे का मेरा जो सवाल होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम तो न शराब पीते हैं न तंबाकू खाते हैं लेकिन हमें भी कैंसर हो गया, तो ये क्या कारण है? दोनों पर थोड़ा बात। दो बातें हैं। एक, हम अगर सिर्फ तंबाकू की बात करूं तो स्टैट्यूटरी सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के वार्निंग है कि हर एक तंबाकू प्रोडक्ट्स पे लिखा होना चाहिए। हर एक फिल्म प्रोडक्ट्स में पहले नो टोबैको का हमारा एक ऐड आता है, लेकिन इससे एक इन्फॉर्मेशन जाता है जी कि तंबाकू या उसके पदार्थ से कैंसर होते हैं, और ये बात सबको पता है आज के डेट में। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं पता कि तंबाकू की वजह से कैंसर होते हैं। हाँ, लेकिन तंबाकू खाने वाले 100% लोगों को कैंसर नहीं होता, लेकिन जो मुंह के कैंसर वाले जितने मरीज हैं, फेफड़े के कैंसर वाले जितने मरीज हैं, उसमें 95% लोगों को तंबाकू की वजह से ही है। अच्छा, बिल्कुल। उस तरह से देखिए, हाँ, मेरे पास मुंह के कैंसर के हर सप्ताह मैं 2 लोगों की सर्जरी करता हूँ मुंह के कैंसर का। उनका जीभ जबड़ा रिमूव करना पड़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है, उन सबको तंबाकू की वजह से। लेकिन फिर भी आप गांव शहर में देखेंगे कि सैकड़ों लोग हैं जो 40 साल से खा रहे हैं, जो नहीं, जिनको कोई कैंसर नहीं हो रहा। लेकिन जो 90% है, खासतौर पे तंबाकू वाले कैंसर में ओरल कैंसर, लैरिंजियल कैंसर, लंग कैंसर, ये तंबाकू की वजह से ही है। मतलब ये एक कारण, बड़ा कारण है, ये बहुत ही बड़ा कारण है। अब अगर ऑलमोस्ट 30% कैंसर जो है तंबाकू से अफेक्ट है। शराब पीने से सर ऐसा तो नहीं है जो अल्कोहल पहले चल रहा था कोविड की वजह से कि अल्कोहल एक ऐसा एक सोशल प्रॉब्लम, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है जी। आप अल्कोहल का अब जो सोल्यूशन है, अगर हम स्मॉल अमाउंट में ले तो बॉडी उसको कम्प्लीटली मेटाबोलाइज करके कोई भी रेसिडुअल बॉडी में नहीं छोड़ता है। लेकिन जो नियमित रोज अधिक मात्रा में लेते हैं उसकी वजह से बॉडी के ऑर्गन इफेक्ट होने लगते हैं। और ऐसा नहीं होता कि लोग सिर्फ अल्कोहल ले रहे होते हैं, साथ साथ में टोबैको भी चल रहा होता है, तो इसलिए वो दोनों मिलकर अंत में कैंसर ज़्यादा चांस हो जाता है, कैंसर की संभावना को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब ये दूसरा सवाल सर, जो लोग नहीं करते हैं वो कहते हैं कि हम तो छूते भी नहीं हैं इसको, देखिए लेकिन ये कैंसर हो गया। मैंने क्या कहा, 2-3 ऑर्गन वाले कैंसर जो हैं जो कि कैंसर तंबाकू से डायरेक्टली इफेक्टेड, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर फिर भी 60-70% ऑफ जो कैंसर हैं बॉडी में दूसरे, वो किसी कारण से नहीं है, वो किसी को अपने हो सकते हैं, किसी भी और रीजन से हो सकते हैं। खासतौर पे वो रीजन्स इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जिसको कि हम आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं उन चीज़ों के बात कर रहा हूँ जिसको हम आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप पूछे कि हम सारे कार्सिनोजेनिक सारू पॉल्यूटेंट को अगर हटा दें, बिल्कुल आइडियल एनवायरनमेंट रखें, तो संभावना कैंसर की बहुत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए 60-70% जो पॉपुलेशन का जो कैंसर है वो किसी अन्य कारण से किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है जी। इस पर सर एक सवाल होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ प्रॉब्लम था, जिनके पिताजी को या दादाजी को कैंसर था, तो क्या ज़्यादा संभावना है कि उनके जनरेशन में आगे भी यह बीमारी हो, या उनके लिए क्या करना होगा उनको?
कुछ कैंसर जो है जेनेटिक होते हैं, फैमिलियल होते हैं, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। वो परसेंटेज टोटल 5 से 10% कैंसर ही है। ठीक है। खासतौर पे कुछ कैंसर जो यंग एज में होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कुछ कोलोनिक कैंसर, वो हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। ठीक है। ज़्यादातर कैंसर नहीं जाते। तो कुछ कैंसर्स में अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, वो आपको बताएंगे कि इसकी जो कैंसर है वो उसकी कितनी संभावना है। अब किसी को मदर को भी है, किसी डॉक्टर को भी है, तो फिर उनके डॉक्टर को होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन किसी लेडीज को हो और उसकी वजह से उसके डॉक्टर को हो तो संभावना नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जेनेटिक या फैमिलियल हो। बिल्कुल। तो बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ कैंसर फैमिलियल है। मतलब अगर पिताजी को कैंसर है, जरूरी नहीं कि माता जी को भी हो ही, जरूरी नहीं कि बच्चों को भी हो, बच्चों को भी हो। हाँ, कुछ कैंसर्स होते हैं। हाँ। तो डॉक्टर से डिस्कस करने से उस पर कुछ जांच करके हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि एक फैमिली जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाएंगे कि या नहीं जाएंगे। अब इसी से जुड़ा एक सवाल ये है सर, गांव में खास करके एक भ्रांति है कि क्या कैंसर छुआछूत से भी होता है, छूने से भी कैंसर दूसरे को हो सकता है? क्या कोई कैंसर मैं पिछले प्रभावित 20 व्यक्ति साल है? से कैंसर के मरीज के साथ ही रह रहा हूँ। हाँ। तो ये कभी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं। मतलब आप किसी कोविड में, परहेज कोरोना वगैरह के दौरान, दूसरी बात है, हमने हमने कोविड देखा है, एक जी पीरियड जी। जिसमें भी हम बिना टच किए भी इन्फेक्ट हुए थे। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये एयरबॉर्न था, हाँ, सही। वायरस की वजह से। हम्म। कैंसर के सेल्स बॉडी के अंदर से जनरेट होते हैं। तो कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में टच करने से या उनके केयर करने से, उनके साथ रहने से कभी नहीं हो सकता। तो ये आपके ये मिथ है, इसको मैं बिल्कुल तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ। कैंसर कभी भी किसी एक दूसरे से टच से या कांटेक्ट में रहने से नहीं होता। अब सर एक आखिरी सवाल ले लें इस विषय पर कि परहेज क्या करें? सबसे पहले तो कहा जाता है खान पान भी बहुत इसमें देखिए, महत्वपूर्ण अगर भूमिका मैं निभाता है। बोलूँगा कि आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे कि कैंसर ना हो, हाँ। हाँ, कुछ चीज़ें तो हैं जो हम जी। लोग के एडवाइस में। उसमें सबसे पहला है तंबाकू, इन एनी फॉर्म, चाहे वो पान हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, पान मसाला हो, 100%। अब कोई 10-10 पान खा रहा है एक दिन में, देखिए, उनको क्या पान सलाह के दें? साथ में जो आप उसके उस वाले सुपारी अगर सुपारी हाँ। खाते हैं, वो कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक सेवन करने के बाद वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो एक जो सिंपल चीज़ें हम जो कर सकते हैं वो तो ये तो है। ये दूसरी छोड़ चीज़ें, हुँ, अपनी लाइफ स्टाइल हैबिट, हम लोग फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। हुँ, हम लोग को आदत है सेडेंटरी लाइफ, चेयर पे बैठे रहना, एक छोटे दूर पे जाने के लिए भी बिल्कुल, बिल्कुल। बाइक कार बाइक का का इस्तेमाल इस्तेमाल करना, करना। फिजिकल एक्टिविटी करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। हुँ, तीसरा, हम पॉल्यूटेंट से बचने के लिए हुँ, जो भी हम खान पान वाली चीज़ें ले रही हैं उसमें हम कोशिश करें कि मिलावट वाली चीज़ें न हो, हुँ, बिल्कुल। किसी भी न हो। और जिससे कुक्ड स्टोर्ड फूड अवॉइड करें, जिसमें कि कभी कभी कार्सिनोजेनिक एजेंट डेवलप करते हैं। फ्रेश कुक फूड, हम कुछ भी जो खाते हैं अपने घर में बनाकर, हुँ। वो सारा बेहतर है। एक सर पैकेट का जो मीथ चल रहा है, या मीथ है या सच्चाई है, तो आप बताएँगे कि पैकेट फूड जो हो गया या पैकेट बोतल हो गया जो आप देखते हैं अभी पानी बोतल वग़ैरह, क्या बंद पानी बोतल की वजह से भी कैंसर देखिए, जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं? अगर हम डायरेक्ट स्टडी की बात करूँ तो ऐसा कोई नहीं है, स्टडी नहीं है जो ये बताया कि हमने बॉटल वाटर पिछले कई डिकेड से पी रहे हैं हम लोग, हुँ, उस हिसाब से अगर वो 0.01% भी होता हुँ। तो इतने ज़्यादा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कैंसर दिख रहा होता। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो एक ऐसी सच्चाई नहीं है हाँ, क्योंकि ये डायरेक्टली। ज़्यादातर अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है तमाम चीज़ें। देखिए, मैं उसी चीज़ की बात करूँगा जो कि एविडेंस से प्रूवन। बिल्कुल, हाँ, ये मिथ है, आप हाँ, ये कहेंगे। लेकिन मैं, अगर आप पूछेंगे कि आपके स्टोर्ड वाटर, अगर हम प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं, हुँ, स्टोर्ड फूड, कुक्ड फूड को अवॉइड कर सकते हैं, हुँ, यस, तो करना चाहिए। हुँ, फ्रेश कुक्ड फूड का कोई मैच नहीं, सबसे अच्छी चीज़। बिल्कुल। चलिए एक सवाल सर, इस कैंसर बीमारी को लेकर लोगों के अंदर एक डर भी होता है कि इसमें खर्च बहुत ज़्यादा होता है। कई लोगों की ज़मीन जायदाद तक बिक जाते हैं, कर्ज़ लेना पड़ जाता है। देखिए, कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे मैं शुरुआती में इस कम बात पे कॉस्टिंग में बताना कैसे किया चाहूँगा, जाए? मैं जहाँ इलाज करता हूँ, रांची में, जी, ऑलमोस्ट 95% मरीजों का इलाज आयुष्मान भारत स्कीम से करते हैं। ठीक है। आजकल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, हुँ, जिसमें कैंसर के सारे इलाज आयुष्मान कार्ड से आप कह रहे आयुष्मान कार्ड हैं। से, हुँ, आयुष्मान भारत कार्ड के ये से इलाज संभव सर्जरी, है। हुँ, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, पूरी इलाज हो सकती ठीक है। है। आज के समय में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का परसेंटेज बहुत ही कम हो गया है, हुँ, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं
वो उनसे अनुरोध है कि वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें, जी। क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड का एक लिमिटेशन है कि सबको अवेलेबल नहीं है। हाँ, जो पब्लिक अफोर्ड कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, उसके थ्रू अपना इलाज करवा सकते हैं, जाते जिससे जाते कि हाँ, अपना पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो, और कई बार खर्च जो ज़्यादा होगा, जो अननेसेसरी आपको बर्डन फील होगा कब किसी को होने पे, उससे बच सकते हैं। तो ये जो 21 और 22 अगस्त को ओपीडी की सुविधा है, खासकर वो तमाम मरीज जो खासकर कैंसर से या जांच भी कराना चाहते हैं, आपके द्वारा जो है निःशुल्क ये सुविधा दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। मैं इस सेंटर में मंथ में 2 बार कोशिश करता हूँ कि आकर कैंसर के मरीजों को देखूँ, में? जी। और हम लोगों ने 21 अगस्त, 22 अगस्त और 23 अगस्त को 2 दिन प्लान किया है, तो निःशुल्क कैंसर मरीजों को देखने के लिए, जिनको भी कैंसर की संभावना हो, डर लग रहा हो, जिनका इलाज कहीं और चल रहा हो, उसके बारे में जानना समझना चाहते हैं, वो यहाँ पर हमारे सेंटर पे आकर अपना नाम लिखा सकते हैं, और उनकी निःशुल्क जाँच होगी और उनके बारे में हम बता पाएँगे। इलाज की रही बात, तो हम शायद इलाज ना दे पाएँ यहाँ पे तुरंत, जी, लेकिन उनको एक अच्छी सलाह, अच्छी जानकारी ज़रूर दे सकते हैं। चूँकि आप रांची में भी सुविधा भी दे रहे हैं, तो तमाम मरीज वहाँ भी जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ से मरीज रांची में इलाज करवा रहे हैं आयुष्मान भारत में, उनकी खर्च भी कम होता है, और हम यहाँ से देकर उनको आसानी से फ़ॉलो अप कर पाते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ में डॉक्टर प्रभात कुमार रैना सर थे। कैंसर से जुड़ी बीमारियों पर लगातार हम चर्चा भी करते रहेंगे, और आप हेल्थ शो से जुड़े कई सवाल आपके मन में होंगे तो आप हमें भेज सकते हैं। हम उस सवाल से जुड़े हुए हम तमाम विशेषज्ञों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल लगातार आप हमें देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।